Guys, this is Kamlesh Verma, and I welcome you all in Aurora IAS. And this is our Ancient Indian History series, in which we are going to start with invasion in ancient India. That means during the times of Nandas, and whatever invasion have taken place during the time of Magadha. That is from in the times of Bimbisar or Ajatasattu. All these invasion we are going to cover in detail. ठीक है, इन डिटेल मतलब मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, बिकॉज इन्वेजन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन्वेजन से सिर्फ और सिर्फ मेंस पे क्वेश्चन आएंगे, और वो भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके इफेक्ट क्या हुए, जो कि आप बहुत ही आराम से लिख पाएंगे बिकॉज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पर्शियन इन्वेजन। ठीक है, जो भी एंशिएंट इंडिया में इन्वेजन होते हैं ना, उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक था हमारा पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, और दूसरा था हमारा कौन सा, ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, अब आप देखो इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी देखो तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ऐसा, यार थोड़ा बेकार बन गया, ये थोड़ा सा बेकार बनाया आई नो, बट एडजस्ट करना। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी बेइज्जती मैं इंडिया की नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बट कोई नहीं, दिस इज़ आर इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया के वेस्टर्न साइड में देखो तो देयर इज़ पर्शिया और ईरान, और यू कैन से द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, आप देखो पर्शिया है, पाकिस्तान है, ये सब पार्ट है। उस टाइम पाकिस्तान तो हमारे ही पास था, तो आप कह सकते हैं ईरान से हमारी बॉर्डर लगी हुई थी, अफगानिस्तान ईरान से हमारी बॉर्डर लगी हुई थी। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पर काफ़ी जंगल हुआ करते थे उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा थे। साथ ही साथ बर्फ़ ज़्यादा रहती थी, और तिब्बत के थ्रू से यहाँ पर आर्मी के थ्रू अटैक करना लगभग नामुमकिन था, बिकॉज ऐसी ठंडी पड़ती थी यहाँ पर कि आप हटा ही नहीं सकते थे। इसलिए आपको कभी भी इंडिया में चाइनीज़ इन्वेजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या कभी चाइना ने इंडिया में इन्वेट किया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, जब जो अक्साई चीन वाला रीजन है, ठीक है, उस टाइम पे इट वॉज क्लेम्ड बाय चाइना, जैसा भी करते हैं वो लोग। ठीक है, अब जब यहाँ पर उस टाइम पे कनिष्का का रूल हुआ करता था, ठीक है, तो उन्होंने उससे एक बार एम्पायर जो था, दैट मीन्स अक्साई चीन रीजन है, उसको ले लिया था। लेकिन कनिष्का ने फिर दोबारा फाइट किया और इस रीजन को वापस ले ली थी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि चाइना ने आज तक इंडिया को कभी भी इन्वेड ही नहीं किया इन एंशिएंट इंडिया और इन मेडावल इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ड्यूरिंग कनिष्का टाइम वी हैड अ वॉर विद चाइना। ठीक है, वी हैड अ वॉर विद चाइना, तो इसको अलग रखना। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद तो यहाँ से ईस्टर्न साइड से इन्वेजन लगभग नामुमकिन था, तो आप यहाँ से चीज़ें छोड़ दो। पर्शिया से इन्वेजन पॉसिबल था, इसलिए आप अगर देखोगे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगधा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगधा हर बार वहाँ से इन्वेजन हो रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स बिम्बिसार के टाइम पे हुए यही पर्शियन इन्वेजन होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल शुरू में जेरिस वन ने किया, फिर सेरिस वन ने किया, तो इन सब के नाम याद मत रखना, ये तो पहली बात याद भी नहीं होंगे और यूपीएससी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। तो बस याद रखना इफेक्ट क्या हुए थे। ठीक है, इफेक्ट क्या हुए थे। देखो आपको पता है कि जब ये लोग कभी पावरफुल होंगे तो ये लोग हमारे मथुरा तक पहुंच जाएंगे, कंप्लीट पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। जब इंडियन पावरफुल होगी, फॉर एग्जाम्पल इन द टाइम्स ऑफ नंदा, तो ये लोग ऊपर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएंगे, दोबारा जो रीजन था उसको कब्जे में मार लेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होंगी। तो ये स्टोरी पे इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हमारा ये इंटरेस्ट है कि भैया पर्शियन इन्वेजन के होने से क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया के ऊपर, क्या, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये अभी हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद दूसरा इन्वेजन था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ठीक है, सिकंदर भी जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो जो अलेक्जेंडर साहब है, इनका सपना था पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, तो इसलिए इनका इन्वेजन हुआ, अदरवाइज देयर वाज नो रीजन ऑफ इट, देयर वाज नो रीजन ऑफ इट। इसलिए हमारे लिए पर्शियन इन्वेजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पर्शियन इन्वेजन है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो इफ यू स्टडी अबाउट द पर्शियन इन्वेजन, तो इसके मेजरली दो इम्पैक्ट हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं। पहला इम्पैक्ट तो ये था कि भाई जो इंडो ईरानियन ट्रेड था, ठीक है, जो इंडो ईरानियन कॉमर्स था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, मतलब सिर्फ हमने ट्रेड नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ ट्रेड नहीं बढ़ाया, हमने उनके साथ कल्चर भी शेयर किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल खरोस्ती स्क्रिप्ट, ये खरोस्ती स्क्रिप्ट की जो इन्वेंशन हुई है, दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि यहीं से आई है। दैट मीन्स ईरान ईरान पार्ट से आई है। ठीक है, बिकॉज उसी टाइम पे पर्शियन एम्पायर वहीं पर था, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट हमने वहीं से इम्पोर्ट की है। और आप देखोगे जो पर्शियन जो रूलर थे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पाकिस्तान तक आया करते थे, और कभी कभी आप कह सकते हैं कि जो राजस्थान पंजाब वाले रीजन तक आ जाया करते थे, लेकिन कभी वो लोग उससे आगे नहीं आ पाए। ठीक है, कभी भी उससे आगे नहीं आ पाए, बस एक दो बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो वो मैटर नहीं करता। इसलिए अगर आप देखोगे जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक फेमस है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, इसलिए पाकिस्तान ने खरोस्ती स्क्रिप्ट को यूज़ किया है। ठीक है, याद रखिएगा ना, यही एक रीज़न है। मतलब अब देखो हिस्टोरिकल रीज़न भी निकल के आते हैं, और वहीं मथुरा वाले रीजन में सेंट्रल इंडिया में ये खरोस्ती स्क्रिप्ट का तो मतलब प्रचलन भी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए खरोस्ती स्क्रिप्ट हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप देखोगे जब जो अशोका था, जब उन्होंने अपना कुछ इंस्क्रिप्शन उनके मिलते हैं अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान के, तो उनके जो वहाँ पर एडिक्ट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, वो भी कौन सी लैंग्वेज में है या कौन सी स्क्रिप्ट में? खरोस्ती स्क्रिप्ट में। ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में, बिकॉज वहाँ के लोकल्स को यही स्क्रिप्ट समझ में आती थी। ये तो उसको याद रखना। अब इसके बाद मैं बोला था कि वी हैव इनहेरिटेड कल्चर फ्रॉम देम, मतलब काफ़ी कल्चरल चीज़ें हमने उनसे सीखी। सबसे पहली बात तो हमारा कॉमर्स बढ़ा। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज ट्रेड बढ़ गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। दूसरा ये कि भैया हमने उनसे खरोस्ती स्क्रिप्ट सीखी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके क्या, एडिक्ट्स। ठीक है,
जो पिलर आपने देखा है, अशोकन पिलर आपने पढ़े होंगे, ये जो अशोकन पिलर था जिसके ऊपर हमारा लोटस सिंबल है एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आप देखो जो इसका इंस्पिरेशन मिला वो हमें यहीं से मिला, लेकिन हमने उन्हें कॉपी नहीं किया, सिर्फ हमें इंस्पिरेशन मिला। कैसे, किस तरीके से इंस्पिरेशन मिला, आई विल टीच यू इन आर्ट एंड कल्चर, बट फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हिस्ट्री देता हूँ। देखो हुआ क्या कि वो जो एक्मेनियन पिलर्स थे, ठीक है, यहाँ पर एक्मेनियन एम्पायर था, जो एक्मेनियन पिलर्स थे वो आप कह सकते हैं सिलॉस, मतलब दैट मीन्स ब्लॉक्स में हुआ करते थे, ठीक है, ब्लॉक्स में हुआ करते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक को बनाया गया और उसके ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन थे वो लिखे जाते थे, मतलब जो भी ऑर्डर से किंग के वो लिखे जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल पिलर हुआ करता था, मतलब सिंगल स्टोन को तोड़ तोड़ के एक पिलर बनाया करता था, काफ़ी पॉलिश्ड हुआ करते थे, ये भी काफ़ी पॉलिश्ड हुआ करते थे। और बस हमने इनसे ये सीखा कि भैया ये जो पिलर्स है इनका यूज़ कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब कि ऑर्डर्स देने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किंग को हमेशा के लिए कोई ऑर्डर देना है तो, या फिर वो किंग पावर में आए तब उसको दिखाना है, तो उन सब के लिए पिलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यूज़ हमने बस इनसे किया था, लेकिन जो हमारा जो आर्किटेक्चर था इनसे बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग था। ओके, तो ये हम आर्टिकल्चर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये थे मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ पर्शियन इन्वेजन, मेजर इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नाउ वी विल सी अलेक्जेंडर के इन्वेजन, ठीक है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन। ओके, अब देखो अलेक्जेंडर के इन्वेजन पढ़ने से पहले हम लेट अस नो समथिंग अबाउट अलेक्जेंडर। सो जो अलेक्जेंडर के जो पिताजी थे फिलिप, ठीक है, फिलिप, हमारे प्रिंस फिलिप नहीं है अभी, जो ब्रिटिश के प्रिंस है वो नहीं, जो फिलिप है उनके पिताजी थे। अब जैसे ही उनके डेथ होती है तो जो थ्रोन था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को मिला, सिकंदर को वो थ्रोन मिला, ठीक है। अब इसके बाद उनका एक सपना था टू कॉन्कर द वर्ल्ड, टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो उसके लिए मुश्किल से वो अपने एम्पायर में 1 से 2 साल भी नहीं रुकते हैं और अपनी पूरी आर्मी लेके, ठीक है, अपनी पूरी आर्मी लेके राशन आशन लेके कूच करने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है, कूच के लिए निकल पड़ते हैं। और वो 330 BC तक, मतलब आप कह सकते हैं 334 BC में लड़ाई, मतलब वो अपना बैटल एंड एवरीथिंग ही स्टार्ट्स, और 330 BC में इतनी जल्दी, मुश्किल से 3 से 4 साल के अंतराल में उन्होंने पूरे पर्शियन एम्पायर को ढा दिया था। तो जो कंप्लीट ईरान, इराक, पूरा पार्ट उनके अंदर आ चुका था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो जो सदर्न यूरोप था वो तो उनके अंदर आ ही चुका था, बिकॉज वो बैटल करते हुए आ रहे थे, और पर्शियन एम्पायर भी उनके अंदर आ चुका था, ठीक है। अब उनके लिए सिर्फ नदर्न पार्ट बचा था जो उनको नोन था, और ईस्टर्न पार्ट बचा था, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट बचा था। अब इंडिया के बारे में कुछ अफवाहें पहले से फेमस थी। पहली बात तो ये कि इंडिया में बहुत सोना है, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब वहाँ पर बहुत ही फैबुलस वेल्थ है, बहुत ही अच्छी भूमि है जहाँ पर बहुत प्रोडक्शन होता है, बहुत रिसोर्सेज है, ये सब चर्चाएँ हमारे जो अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंच चुकी थी, पहली चीज़। दूसरी बात मैंने क्या बताया, उनका सपना था टू कॉन्कर द वर्ल्ड, और उनको ये पता चला कि भैया ईस्ट जैसे ही इंडिया ख़त्म होगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पानी है। उनके मतलब हिसाब से अगर उन्होंने इंडिया कॉन्कर कर दिया तो मतलब वो वर्ल्ड के ईस्टर्न बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बाद में पहुंच ही जाएंगे जब दोबारा वापस जाएंगे तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंडिया भले सोने की चिड़िया था, वो पैसा तो मिलेगा वो तो उन्हें पता था, लेकिन ये जो उनका अब था ना, मतलब जो वर्ल्ड का आखिरी ड्रीम था कि भैया आईएएस बनना, आईएएस बनना है, संतुष्टि उसी में मिलेगी, तो वही उनका ड्रीम था कि भैया मुझे तो ये काम करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हमारे जो अलेक्जेंडर साहब है पर्शिया को हराने के बाद फाइनली डिसाइड करते हैं कि नाउ आई विल अटैक इंडिया, नाउ आई विल अटैक इंडिया। अब देखो, अब हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है उस टाइम पे इंडिया की क्या कंडीशन, मतलब किस तरीके से इंडिया पॉलिटिकली था, किस तरीके से इंडिया काम कर रहा था। तो देखो जब ये जो वेस्टर्न पार्ट था हमारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, NWFP, बलूचिस्तान, ये सब ना काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस पे डिवाइडेड था, मतलब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे राज्य थे ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और आज तक कभी भी ये लोग साथ में नहीं आए थे, ठीक है, आज तक कभी भी ये लोग साथ में नहीं आए थे कि भैया साथ में आया जाए। और एटलीस्ट ये जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो उनको पता चल चुका था होने वाला है, जिसने पूरे पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उससे भी नहीं डर रहे यार, मतलब आप उसके लिए भी यूनाइटेड नहीं हो रहे कि भैया एटलीस्ट वी विल सेव आवर टेरिटरी। मतलब कितने बड़े मूर्ख हैं यार ये लोग, मतलब क्वार्टरले साहब ने आके समझाया यार अब तो यूनाइटेड हो जाओ, उस बंदे ने सदर्न यूरोप को हरा दिया है, पर्शिया को हरा दिया है, अब क्या चाहिए प्रूफ कि हरा देगा वो तुमको वो, ठीक है। तो बट फिर भी वो लोग यूनाइटेड नहीं हुए। तो अब भैया हमारे अलेक्जेंडर साहब हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो 327 BC में अल्टीमेटली उनका कूच होता है, ठीक है। वो हिंदू कुश माउंटेन तक पहुंचते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स थे, जैसे अभी भी हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। तो उनको लगभग 10 महीने लगते हैं उन ट्राइब्स को हराने में, ठीक है, 10 महीने लगते हैं उनको ट्राइब्स को हराने में। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही है, ठीक है। जब वो वापस आते ना इंडिया से तो उन्होंने एक कहावत कही थी कि गॉड सेव यू फ्रॉम द वेनम ऑफ कोबरा, कोबरा सांप जानते हो ना, एंड फ्रॉम द रिवेंज ऑफ अफगान्स। मतलब उन्होंने ये बोला था वापस आते समय कि उन्होंने ये बोला था कि भाई भगवान आपको दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ों से बताए, एक तो कोबरा के जहर से और अफगानिस के रिवेंज, मतलब अफगानिस्तान के बदले से। इन्होंने यहाँ पर अफगानिस को हराया है, वो हार ज़रूर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश ने
दोनों बैटल में हराए अफगान को, लेकिन कभी अफगान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, तो सेम यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उनको नाम के लिए तो हरा दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद अल्टीमेटली इंडस रिवर को क्रॉस करके आगे जाते हैं, बिकॉज इंडस के बाद हमारा पाकिस्तान वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान में हरा दिया। अब इसके बाद बड़ी मुश्किल से कुछ बोट वोट बना के, ब्रिज बना के, बहुत मेहनत करके यहाँ पर आते हैं। और हमारे जो कौटिल्य साहब बोल के गए थे कि भैया तुम तुमसे लड़ोगे अकेले नहीं लड़ पाओगे। तो हमारे यहाँ पर अम्बी जो थे रूलर ऑफ तक्षशिला, उन्होंने बोला कि क्या लड़ना यार, जो सबसे ताकतवर होता है और जो अपने बराबर का से हाथ मिलाया जाता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने आके स्वागत किया, अम्बी साहब ने, जो वहाँ के रूलर थे तक्षशिला के, उन्होंने स्वागत किया कि आइए महाराज, आइए महाराज। ठीक है, ये क्या किया उन्होंने, क्या किया, स्वागत किया। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे इनका स्वागत होता है। अब वहाँ पर थोड़े दिन आराम से बताते हैं कि भैया उनके आर्मी वाले आए हैं, थोड़ा बहुत मज़े से करेंगे, जैसे दोतराकी करते हैं। अब इसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को, जो उस टाइम पे सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था उस रीजन में, मतलब NWF वाली रीजन में, उसको बोला कि भैया आप ही सबमिट कर दो, जिस तरीके के ये तक्षशिला के रूलर है उन्होंने सबमिट कर दिया। लेकिन पोरस ने बोला कि आई विल नॉट सरेंडर, आई विल फाइट, आई विल फाइट। तो अलेक्जेंडर साहब ने बोला नो इशू, मेरे पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, आई एम द वर्ल्ड कॉन्करर, आई एम द किंग ऑफ किंग्स। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन्होंने झेलम रिवर तक आए। ठीक है, झेलम तक आता है, लेकिन उससे पहले बारिश हो गई। तो अब लगा कि ये अच्छी बात है यार, बच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बारिश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और एक बैटल होता है। और उस बैटल में जो पोरस की आर्मी थी वो बहुत ही करेज से लड़ती है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ती है। बट फिर भी अलेक्जेंडर की आर्मी में बहुत एक्सपीरियंस था, अच्छे कमांडर थे, अच्छा रिसोर्सेस था, तो अल्टीमेटली वो लोग जीत जाते हैं और जो हमारे पोरस हैं वो हार जाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब जो अलेक्जेंडर साहब इतने इंप्रेस होते हैं पोरस से कि वो बोलते कि आई विल नॉट टेक योर एम्पायर, यू रूल बस्ट, बट यू हैव टू टेक माई नेम, दैट मीन्स इन माई रूल यू हैव टू रूल। ठीक है, बट यू कैन रूल सिंपली। ठीक है, तो ये कह के आगे चले जाते हैं। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, उनका ड्रीम क्या था, ईस्टर्न पार्ट। और इंडिया में उस टाइम पे सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा था, मगध, अंडर द नंदास। और उस टाइम पे रूलर कौन थे नंदा के, सबसे क्रूर राजा उस टाइम के धनानंद। ठीक है, लेकिन धनानंद की एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी थी, उनके पास 1 लाख की आर्मी थी, 1 लाख, जो कि बिल्कुल फ्रेश थी। आप देखो कि ये जो हमारी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी है वो पिछले 10 साल से वॉर लड़ रही है। पहले यूरोप में लड़ा, फिर यहाँ ट्राइब से लड़ा, फिर इससे लड़ा, उससे लड़ा। ये लोग मतलब आप कह सकते हैं बुढ़े हो चुके थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 25 की उम्र में निकला था वो समझो 35 का हो चुका है। और जब ये लोग वापस जाते हैं ना दोबारा ग्रीस, तो उनकी फैमिली वाले उनको पहचान ही नहीं पाते कि ये लोग वापस आ गए। उनको लग रहा था कि ये लोग मर गए हैं, कुछ वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात तो ये कि इनकी जो बीवी रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वो लोग इधर उधर शादी भी कर लेते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता इन लोगों को। मतलब इस टाइप की कंडीशन आ चुकी थी और ये लोग ना बहुत थक चुके थे, अपनी फैमिली से दूर थे। तो अल्टीमेटली जब इन्होंने देखी इतनी बड़ी आर्मी है, दो ये जीत भी सकते थे, लेकिन इनके जो अंदर मोराल था उसने अलाउ नहीं किया उनको फाइट करना। तो अल्टीमेटली इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट से बोल दिया भैया वी कैन नॉट फाइट, आपको जाना है आप लड़ो, लेकिन हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ने वाले। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट को सरेंडर करना पड़ा। अब ये लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूरोपियन लोग, उनका तो भैया यूरोसेंट्रिक है ना, यूरोसेंट्रिक, भैया वी आर ग्रेट, भैया तो हमारे सोल्जर ने रिफ्यूज़ कर दिया इसलिए नहीं लड़ा, आओ लड़ लो। ये भले धनानंद रूर था लेकिन था तो इंडियन ही ना, वो हरा देता आपको, हमें उसका प्राउड होता नहीं, लेकिन वो अब हमें प्राउड देने नहीं दोगे। इसलिए आपने, ये लोग की हिस्ट्री क्या है कि सोल्जर ने रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब वापस चले गए। बिकॉज आप देखो पूरे वर्ल्ड में किसने रोका इंडिया, दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन को, हमने रोका, लेकिन उसका क्रेडिट हमें नहीं मिला, उसका क्रेडिट किसको मिला, सोल्जर्स को मिला, कि सोल्जर्स ने मना कर दिया, अरे यार लड़ो ना, हम मर रहे हैं क्या, हम भी रुके हैं, हम भी लड़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमें वो चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। आप देखो हर जगह बुक में यही लिखा रहता है, या कोई भी एग्जाम्पल देता है कि जब तक सोल्जर्स अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई भी किंग फाइट नहीं कर सकता है। बट आप ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी 1 लाख की थी। अगर इन लोग को इतने डर था तो वो लोग ट्राइबल से क्यों लड़े, बिकॉज वो लोग कमज़ोर थे। आप पोरस से क्यों लड़े, कमज़ोर थे। अम्बी की आप बात क्यों मान गए, कमज़ोर थे। लेकिन कुड यू डिफीट धनानंद, नहीं, उसकी आर्मी 1 लाख की थी। आपकी ऐसी मतलब ऐसी बेकार तरीके से होती ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये देख के उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि वी विल गो बैक टू द होम। अब जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट जाते हैं तो उनके पास इंडस से लेकर बियास तक की पूरी टेरिटरी थी, मतलब काफ़ी हद तक पंजाब भी उनके पास आ चुका था। तो इसको क्या करते हैं लोग, 3 प्रोविंसेस पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, और इसमें अपना डिफरेंट जो गवर्नर था उसको बैठा देते हैं। ठीक है, अपना जो गवर्नर था उसको बैठा देते हैं। बट लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो ये जो क्या बताया, जो अफगान्स हैं उनके रिवेंज से बचो। तो जो अफगानी ट्राइब्स थे उन्होंने यहाँ पर इनको मार, दैट मीन्स उनके ऊपर काफ़ी अटैक किया, फिर काफ़ी बीमार पड़ गए और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उनका अंत होता है। अब कैन यू टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेजन। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो द ओनली इफेक्ट ऑफ हिज इन्वेजन वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि हाँ यार दिस अलेक्जेंडर द ग्रेट कैन डिफीट अस। और जो हमारे आप कह सकते कौटिल्य साहब ने बड़ा कैंपेन चलाया
कि नहीं यार हमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, तो अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी अचीव की अंडर द मौर्यास। तो आप कह सकते हैं जितने भी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम थे वो मौर्यस के अंदर आ जाते हैं। और बाकी अगर आप देखोगे कुछ खास अलेक्जेंडर द ग्रेट का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, बस इनके बीच में दैट मीन्स कांटेक्ट हुआ, बाकी कुछ ट्रेड भी कुछ खास बढ़ा नहीं, बिकॉज ट्रेड भी पॉसिबल नहीं था। बिकॉज जितने भी बीच में छोटे छोटे किंगडम थे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनाए थे, एम्पायर बनाए थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंडस से बियास तक बनाया, और फिर और भी छोटे छोटे एम्पायर थे उन सबको बनाया, तो अल्टीमेटली उन सब पे दोबारा कब्जा कर लिया गया था जो भी वहाँ के रूलर थे। और जो अफगानिस्तान तक रीजन है, ठीक है, वो जो सेलुकस के अंदर था, सेलुकस निकेटर, तो उसके साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको भी जीत लेता है, ठीक है। और उसकी बदले में उन्हें क्या मिलता है, उनका एक डिप्लोमेट मेगास्थनीस हु इज़ गोइंग टू राइट द बुक इंडिका। ये सब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। आज का लेक्चर छोटा था आई नो, बट यू मस्ट हैव एंजॉयड इट।